भैया लगा चुनावी मेला है। ये सब नेताओं का खेला है। किसी के पास नोटों की गड्डी तो किसी के पास झोला है। भैया देखो लगा चुनावी ठेला है। राम राम मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं रेवा द्विवेदी एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। वैसे तो हमारे देश में 12 महीने चुनाव होते हैं, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद खास होने वाला है, क्योंकि किसी के लिए सत्ता में बने रहना है तो किसी के लिए आर या पार की लड़ाई है। विश्वास मानिए, हर एक नेता इस चुनाव में अपनी जान फूंक देगा, भले इसके लिए उसे इस देश को क्यों ना फूंकना पड़े। इसीलिए अल्पसंख्यकों के मसीहा, दलितों के ठेकेदार, पिछड़ों के तारणहार, भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के तावेदार, अलगाववादियों की अंतिम आस, नक्सलियों के पैरोकार, नया देश प्रदेश बसाने का वादा करने वाली सपोलिए और भारत को धरती से उठाकर चांद में बसाने का आश्वासन देने वाले नेता आदि आदि प्रकार के मुखौटे ओढ़कर एक दूसरे के जानी दुश्मन पर अपने पुरनूर से चेहरे में एक प्यारी सी मुस्कान लिए हुए आपसे वादा करेंगे कि हम इस देश को स्वर्ग बना देंगे, पर नीयत उनकी इस देश को अपनी निजी जागीर बनाने की है। ये सारे के सारे एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे। इस पूरी कवायद का एक ही मकसद है कि शेर की वापसी ना हो, वरना 5 साल के फिर से अकाल पड़ जाएगा। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी हाल ही में बिहार में जो नीतीश कुमार ने नेताओं का भंडारा लगाया था, वह इसी का नतीजा है। आपको बता दूं कि इस भंडारे में सबसे पहले आए राहुल गांधी। उन्होंने अपना परिचय कुछ इस तरीके से दिया कि इस मरियल सी जनता को झूठे वादों का जूस पिलाने दो। बस एक बार तुम मुझको सरकार बनाने दो। पीछे से टीपू भैया भी आए। अखिलेश यादव ने अपना परिचय कुछ इस तरीके से दिया कि अरे भैया, इन बुढ़े खूसट नेताओं को अब खड्डे में जाने दो। बस एक बार तुम मुझको सरकार बनाने दो। अब इस पूरे भंडारे के होस्ट नीतीश कुमार की एंट्री हुई और भैया उन्होंने जो कहा तो क्या कहा। नीतीश ने कहा कि कत्ल अगर कोई कर देगा मैं उसको बरी करा दूंगा। बस एक बार तुम मुझको सरकार बनाने दो। ममता बनर्जी भी आई और उनका तो अंदाज ही निराला है। भैया, ममता बनर्जी ने कहा कि हास्य कवि सम्मेलन में मैं किसी को हंसने नहीं दूंगी। अगर कोई हंसता है तो उसकी हंसी में टैक्स लगाने दो। बस एक बार तुम मुझको सरकार बनाने दो। तभी भंडारे में शांति फैल गई, क्योंकि भैया लालू यादव की एंट्री हुई। और जैसे ही लालू यादव ने माइक उठाया, कुछ बोलने का प्रयास किया, तभी पीछे से पुलिस की गाड़ी का सायरन बोला और भंडारा खत्म हो गया। अरे वही लैंड फॉर जॉब स्कैम। खैर, ये एक मजाक है, पर मजाक में बहुत सारी सच्चाई भी है। जब भी मैं नीतीश कुमार को देखती हूँ, मेरे दिमाग में चंद्रबाबू नायडू का चेहरा आता है, क्योंकि 2019 में चंद्रबाबू नायडू वही रोल अदा कर रहे थे जो रोल आज नीतीश कुमार अदा कर रहे हैं। यहां तक कि विपक्ष का हीरो बनने के लिए उन्होंने एनडीए भी छोड़ दी थी। पूरे देश का भ्रमण किया विपक्ष की एकता को बनाने के लिए। लेकिन जब 2019 के चुनाव का परिणाम आया तो चंद्रबाबू नायडू सदमे में चले गए, और ऐसा सदमे में गए कि आज तक
वो उभर नहीं पाए। और विश्वास मानिए, मुझे बहुत दुख हो रहा है कहते हुए कि मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार का भी यही हाल होने वाला है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार का अपना कोई बड़ा जनाधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और लालू यादव के आरजेडी के बाद नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर में। देखिए ना, यह कितना हास्यपद है कि जिस नेता की अपने ही राज्य में कोई स्वीकार्यता नहीं है, कोई विश्वसनीयता नहीं है, जो अपने मुख्यमंत्री के पद को बनाए रखने के लिए, बचाने के लिए सबसे ज्यादा बार बाहर से समर्थन लेता हो, जो सबसे ज्यादा बार गठबंधन करता हो, तोड़ता हो, जिसका नाम ही पलटू राम हो, जिसकी लोकप्रियता दिन ब दिन गिरती जा रही हो, वह एक विपक्ष की एकता का नेतृत्व कर रहा है। आपको बता दूं कि जब नीतीश कुमार एनडीए में थे तब वह बिहार की आधी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार बड़ी मुश्किल से नीतीश कुमार को 9 से 10 सीटें ही मिलने वाली हैं, क्योंकि भैया गठबंधन है और गठबंधन में कांग्रेस है, आरजेडी भी है और कम्युनिस्ट दल भी है। ऐसे में नीतीश कुमार के हक में मुट्ठी भर सीटें ही आने वाली हैं। वैसे भी ऐसे प्री पोल अलायंस होते रहते हैं इस देश में, ये कोई नई बात नहीं है। इस देश में अब तक का सबसे बड़ा गठबंधन 1971 में इंदिरा गांधी के खिलाफ हुआ। विपक्ष ने नारा दिया था इंदिरा हटाओ और इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी अंततः जीत गई। अभी तक इस ग्रैंड अलायंस ने अपना आकार नहीं लिया है, अपना स्वरूप नहीं लिया है। यह कितना भव्य होगा यह कोई नहीं जानता अभी फिलहाल, यह तस्वीर अभी साफ नहीं है। लेकिन गौर करने वाली ये बात है कि इस गठबंधन में जितने भी दल हैं, इनका एक कॉमन एजेंडा है, एक ही लक्ष्य है, मोदी हटाओ। बाकी तो ये सारे के सारे मुद्दा विहीन है। इसके अलावा यह अपने पार्टी के अंदर के ही अंतर विरोधियों से पीड़ित है। भैया गठबंधन में जितने दल नहीं हैं, उससे ज्यादा तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। तो ऐसे में तो मुश्किल होने वाली है। अब आपको भी पता है, आप अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं कि जब ऐसे गठबंधन की सरकार केंद्र में बैठती है, जब गठबंधन सत्ता में आता है, तब यह देश में अस्थिरता पैदा करता है। क्योंकि कब गठबंधन ठगबंधन में बदल जाए यह कोई नहीं जानता। ये सारे के सारे सत्ता के लोभी हैं, तभी तो गठबंधन किया है भैया। इनको सबको कुछ ना कुछ चाहिए, और जिसको मन मुताबिक नहीं मिलेगा वही रूठ जाएगा। तो मैं आशा करती हूं कि आप समझदारी दिखाएंगे और इंदिरा हटाओ की तरह मोदी हटाओ भी बुरी तरीके से असफल होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव का एक ही मुद्दा है, मोदी और सिर्फ मोदी। मोदी को हटाना है। यह मोदी बनाम विपक्ष है। विपक्ष मोदी को आने नहीं देगा और मोदी भक्त मोदी को जाने नहीं देंगे। वैसे किसी भी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होता है भ्रष्टाचार। किस तरीके से 2014 में नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बना करके देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को मुंह के बल गिराया था। लेकिन पिछले 9 साल में कांग्रेस को या विपक्ष के किसी भी नेता को मोदी के खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं मिला है अब तक। और जिसने भी भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर मोदी को घेरने की कोशिश की, उसे भी मुंह के बल गिरना पड़ा। राफेल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देखिए ना, कैसे युवराज राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में लिखित में माफी मांगनी पड़ी थी। वैसे मुद्दा तो किसी भी बात को बनाया जा सकता है। अभी चुनाव में 9-10 महीने हैं, बहुत सारे मुद्दे उठाए जाएंगे। राजनीति में पितामह जैसा
अनुभव और स्थान रखने वाले अटल बिहारी जैसे विभूति को विपक्ष ने प्याज का मुद्दा बना करके पटकनी दे दी थी। तो मुद्दा तो कुछ भी बनाया जा सकता है। अब इंतजार करिए कि क्या क्या मुद्दे सामने आते हैं। लेकिन ये मोदी है, मोदी है ये। और जैसा कि मोदी ने कहा था कि मैं 4 साल काम करूंगा और सिर्फ 1 साल राजनीति करूंगा, और 2023-2024 वही साल है जब मोदी और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने वाले हैं, पक्की प्योर राजनीति। महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ वह मोदी शाह की राजनीति, रणनीति या कहें कूटनीति है। बिगुल बच चुका है। अब ना नैतिकता देखी जाएगी और ना ही अनैतिकता का बहाना है। साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जाएगा। अब अजीत पवार का बीजेपी में शामिल होना ही देख लीजिए। जब अजीत पवार ने मोदी और शाह से हाथ मिलाया तब विपक्ष के साथ साथ मोदी समर्थक भी चिंतित थे कि ये क्या और क्यों हो रहा है। पर यही आपको समझना है कि भैया ये राजनीति का साल है और सिर्फ राजनीति होगी। अगर 2024 में वापसी करनी है और महाराष्ट्र में कदम जमाए रखने हैं तो आपको थोड़ी बहुत उठापटक करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे हालातों से समझौता नहीं करेंगे तो आपको बड़े मौके गंवाने पड़ेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सत्ता गई, उसके बाद बीजेपी को 10 साल लग गए दिल्ली पहुंचने में। और दूध का जला तो भैया छाछ भी फूक फूक कर पीता है। बीजेपी के पास अच्छा खासा अनुभव है, इसीलिए मोदी और शाह कोई चूक करने वाले नहीं हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है कि कुछ भी हो काम बोलता है, और मोदी ने इतना काम तो किया ही है। फिर चाहे 3.8 ट्रिलियन जीडीपी हो, दूर दराज गांवों में बिजली पहुंचाना हो, आईआईटी, आईआईएम, एम्स बनाना हो, या नेशनल हाईवेज हो, आर्मी को सशक्त करना हो, या पाकिस्तान के नाक में नकेल डालना हो, मोदी ने वो हर काम किया जो देश और समय की मांग थी। आपको एक बात और बता दूं, जिन लोगों ने मेक इन इंडिया पर सवाल उठाया था वो गौर से सुने। 2014 से पहले डिफेंस एक्सपोर्ट 1000 करोड़ था और आज की तारीख में डिफेंस एक्सपोर्ट 16,000 करोड़ है। तो मोदी ने इतना काम तो किया है कि वह देश की जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रख सके। और एक बात और गौर करने वाली, जो लोग मोदी से घृणा करते थे, पोस्ट पैंडेमिक कोविड के बाद वो भी मोदी के मुरीद हो गए। वो बात अलग है कि मोदी ने अपनी कुशलता, बुद्धिमानी, अपने काम से न सिर्फ देश की जनता बल्कि पूरे विश्व के लोगों का दिल जीता। जब पैंडेमिक के दौरान मोदी ने लॉकडाउन लगाया तब जनता के मन में मोदी के खिलाफ काफी गुस्सा था। इसका सबसे बड़ा कारण था विपक्ष के द्वारा किया गया दुष्प्रचार। पर पोस्ट पैंडेमिक भारत ने जिस तरीके से रिकवरी की है वह ट्रिमेंडस है। मोदी सरकार ने न सिर्फ देश की जनता की जान बचाई बल्कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी सीधी करके रखी। अमेरिका जैसा देश जो आज डर के साए में जी रहा है कि कहीं आर्थिक संकट ना आ जाए, वहीं भारत निश्चिंत है। भारत में रिसेशन आने के लगभग 0% चांस है। मोदी ने बहुत काम किया है, ये आपको भी दिखाई देता होगा। आपको क्या लगता है कि क्या 2024 में मोदी को सेवा करने का एक और मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और मुझे बताएं कि 2024 को लेकर क्या मुद्दे होने चाहिए। मोदी को घेरना है या मोदी को बचाना है? आप मोदी के साथ हैं या विपक्ष के साथ हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई है, मैंने कुछ गलत कहा है, मेरे से कोई त्रुटि हुई है तो मुझे करेक्ट भी करें। जय जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय।